हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर लेके आए हैं क्लास 12th हिंदी 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए पेपर। जी हाँ, ये जो पेपर है आपका 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। कितने नंबर का है? ये 100 नंबर का पेपर है, जिसमें आपको मैं फुल सॉल्व करने वाला हूँ। ये आपका जो है फुल में सॉल्व पेपर करने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत आएगा तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छाप सकते हैं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम उसको दिक्कत दूर करने का प्रयास करेंगे। एक चीज और, आप इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ सर इसका कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? जिसका पीडीएफ है आप टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्या है, पेपर कोड है। ये जो आपका है 302 जो जुड़ाई, ये क्या आपका पेपर कोड है। ये आपका क्या है? पेपर कोड है, ठीक है ना। चलिए सर, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टाइमिंग इन्होंने दे रखा है। टाइमिंग सर इन्होंने कितना दे रखा है? 3 घंटे 15 मिनट का इन्होंने अपना टाइम दे रखा है। समय कितना दे रखा है? 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक कितना है? 100 नंबर का इन्होंने अपना पूर्णांक दे रखा है। कुछ निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित हैं और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। अब इसमें 2 खंड कौन कौन से रहेंगे? एक खंड आपका क रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? आपका ख रहेगा। और ये दोनों 50-50 अंकों के रहेंगे। टोटल कितना हो जाएगा आपका? 100 नंबर का यहाँ पे पेपर में देने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले अगर हम लोग खंड क की बात करें तो ये आपका 50 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 50 नंबर का रहने वाला है। 50 अंकों का रहेगा। इसमें 10 नंबर का सबसे पहले बहुविकल्पी आएगा। प्रश्न नंबर 1 और 2 क्या रहेगा? 10 नंबर का बहुविकल्पी रहने वाला है, ठीक है ना। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। चलिए सर, यहाँ पे पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? कवि वचन सुधा है। कवि वचन सुधा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। एक चीज और कि गुरुजी आप इतने ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? तो मैं आपको बता दूं, हमारा 2 स्टूडियो है। एक तो मैंने जो सिटी में कलर लगवा रखा है वहां पे यार अपना पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, और एक क्या है, एक घर पे ही सेटअप करवाया है। 2 स्टूडियो है। अब घर पे भाई लोग भी हैं, पढ़ाते हैं। एंड अब तो यहाँ पे जियो का एयर फाइबर भी आ गया, तो नेटवर्क की कोई समस्या नहीं रहती। लाइट की थोड़ी दिक्कत होती है यार। प्रॉब्लम क्या है ना कि अपने को यहाँ पे एक जो होता नहीं इले टाइप के वो हुए थे, और ये था कि मैंने उसका एक दवा लगा लिया। तो दवा जो लगाया मेरे दोस्त ने लगाया, उसको केवल उसी पे लगाना चाहिए था। मेरे दोस्त ने क्या किया भाई साहब, धोखा दे दिया। वो उसके चारों तरफ लगा दी, जिसकी वजह से वो क्या बना लिया सर, घाव बना लिया। और मैं डेली साबुन लगा के नहाता था। 10 दिन तक आया, ठीक नहीं हुआ। बस डॉक्टर के पास गया, बोला कि भाई साहब आप साबुन लगाते थे, जिसकी वजह से घाव बन गया। तो उसी को दिखाने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो 2-3 दिन क्लासेस जो रहेगी सर आपकी यहीं से चलने वाली है, ठीक है ना, घर से ही चलेगी। तो थोड़ा अगर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी जो है, अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो इसके लिए माफी चाहते हैं। भाई साहब थोड़ा काला ये सब दिखाई देगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग फोकस करेंगे केवल पढ़ाई पे, ठीक है ना। तो यही से 2-3 दिन क्लासेस चलाने वाले हैं। जैसे ही ये सही हो जाएगा तो फिर हम चले जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पेन और दिक्कत दे रहा है यहाँ पे जो घाव हुआ है, और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और गर्मी का मौसम भी है, ठीक है ना। चलिए कोई खैर कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, है कि नहीं? हाँ, ठीक है ना। चलिए सर, अगला यहाँ पे ख वाला है। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर मेंशन करना है। एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा। अगला यहाँ पे है प्रश्न, क्या है सर जी? रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र हैं। कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह है। कर्मनाशा की हार, जो कर्मनाशा की हार है, ये कहानी के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिएगा सर, क्या है? राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव अग्रवाल किस निबंध संग्रह से लिया गया है? जो राष्ट्र का स्वरूप निबंध है, यह डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का है। यह किस निबंध संग्रह से लिया गया है? ये करेजा पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। अगला यहाँ पे, गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं?
सर गिरजा कुमार माथुर जो हैं वो आधुनिक काल के कवि के नाम से जाने जाते हैं। कौन से काल के सर? आधुनिक काल के कवि के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न नोटेड डाउन करिए सर। अगला प्रश्न क्या है? प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल कौन है सर? ये प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवियों में से एक है। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी। क्लियर है? अगला है लहर काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो लहर के काव्य कृति के रचनाकार है महादेवी वर्मा। अगर बोल देगी यामा, यामा किसकी कृति है? तो यामा भी महादेवी वर्मा जी की कृति है। अगला यहाँ पे घ वाला क्या बोल रहा है? उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है? तो उर्मिला का विरह वर्णन जो है साकेत के 9वें सर्ग में है। किस सर्ग में है? 9वें सर्ग में है। क्लियर है? अगला यहाँ पे है परिवर्तन किस कवि की रचना है? जो परिवर्तन है यह सुमित्रानंदन पंत की है। परिवर्तन किस कवि की रचना है? तो परिवर्तन जो है सर जी यह सुमित्रानंदन पंत की है। अब यहाँ पे आपका आएगा क्या? गद्यांश पर आधारित प्रश्न। और ये जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न आने वाला है सर ये आपका 10 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा सर? 10 नंबर का आने वाला है। देखिएगा गद्यांश है क्या? यह प्रमाण भाव ही भूमि और जन दृढ़ बंधन है। इस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इस दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है और इस मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का क्या होता है सर जी? उदय होता है। क्या होता है? उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का क्या है? अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्ठाकरण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को क्या करता है सर? सूचित करता है। ठीक है ना? अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला इन्होंने क्वेश्चन देखिए सर क्या पूछा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो देखिएगा ये कहाँ से लिया गया है। मैं आपको एक तरीका बता दूं पहचानने का। तरीका ये है सर पहचानने का कि जहां पर ये राष्ट्र शब्द दिखाई दे, क्या करेगा? दिखाई देगा राष्ट्र और क्या? भूमि। जब ये सब आपको शब्द सर दिखाई देंगे गरेजा तो सीधा बता देना गुरुदेव ये कहाँ से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। क्लियर है ना गरेजा? बिल्कुल गुरुदेव, दिमाग कवा में एकदम घुस जाता है यार जो बताते हैं। तो सीधा बताना ये कहाँ से लिया गया है, तो सीधा बताएंगे गुरुदेव। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप तथा इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। क्लियर है करेजा? बिल्कुल गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं, कसम है उनकी गुरुजी, कसम है उनकी, इस बार तोड़ के लगा देंगे आग चाहे जो हो जाए गुरुजी। भाई साहब एक क्या था, एक स्टोरी है, स्टोरी क्या पेपर में छपा था यार, कटिंग छपी थी, मैं देख रहा था कि एक लड़का था उसकी गर्लफ्रेंड एक स्कूल में पढ़ती थी और वो फेल हो गई। अब फेल होने पर उसका बॉयफ्रेंड ने क्या किया भैया? स्कूल को ही जला देला, स्कूल को ही जला दिया। तो एक है नहीं एनिमल मूवी का, हम दुनिया जला देंगे, भाई साहब वो स्कूल फूंक डाला। समझ लो भैया वो उनसे उतना प्यार करता था लेकिन भाई साहब उसको जेल हो गई। उसके बाद बताओ यार फेल हो जा रही तो स्कूल ही फूंक डाल रहे हो पूरा। अभी रेखांकित अंश में करेजा क्या करना है पता है? किसी चीज को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देना है, बाकी कुछ करना नहीं है, बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। जो मनुष्य यानी जन इस धरा को अपनी माता मानकर उसका सत्कार करते हैं उन्हें ही उसका संपत्ति अर्थात पृथ्वी के गर्भ में संचित कोष को पाने का क्या है? अधिकार है। वही जन पृथ्वी के वरदानों को भाग पाने का क्या है? अधिकारी भी है। अगला प्रश्न है यहाँ पे सर जी, प्रश्न क्या है ध्यान दीजिएगा। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है? यानी कि स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है? अगर इसका आंसर पूछा जाए तो सर इसका आंसर कहीं नहीं है, किसमें है? इसी में है। देखिए यहाँ पे स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को क्या करता है सर? अधःपतन को सूचित करता है। दैट्स द आंसर, और कुछ नहीं करना है, और कुछ भी नहीं करना है। फिर घ वाला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या है। घ वाला सर प्रश्न क्या है यहाँ पे? भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है? यह प्रमाण भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। ठीक है। अगला है दृढ़ भित्ति और
निष्कारण शब्दों का अर्थ लिखिए। तो दृढ़ भित्ति का अर्थ मजबूत दीवार, और निष्कारण का अर्थ क्या होता है? बिना किसी कारण के होता है, बिना किसी कारण के होता है। अच्छा, एग्जामिनर चाचा ना बहुत अच्छे होते हैं। क्या कैसे? जब आप मान लीजिए एक प्रश्न नहीं आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, आपको एक प्रश्न और देते हैं करने में, अथवा के लिए। तो अथवा में एक और आया हुआ है, देखिएगा ये क्या है। अशोक का वृक्ष। अब अशोक यहाँ पे शब्द आया है तो समझ लीजिए कहाँ से लिया गया है सर? ये अशोक के फूल से लिया गया है। ये अशोक के पेड़, अरे अशोक के फूल से लिया गया है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद कौन है सर? द्विवेदी हैं। फुल पेपर सोल्यूशन है सर, फुल पेपर सोल्यूशन है करी। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर है वो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त के संस्कार करोड़ को खाकर भी बड़ी हुई थी, और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए, और मदनोत्सव की धूमधाम भी क्या हो गई सर जी? मिट गई थी। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे। प्रश्न सर क्या है? पहला, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का जो शीर्षक है, यानी कि पाठ का नाम है अशोक के फूल, और इसके लेखक कौन सर जी? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्लियर है करेजा? बिल्कुल सर क्लियर है। अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है? तो अशोक का जो वृक्ष है सामंत सभ्यता के परिष्कृत रुचि का क्या है? प्रतीक है। कैसे सर? देखिए यहाँ पे सीधा इन्होंने दिया है ना, ऊपर ऊपर देखिए, अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है? तो अशोक का जो वृक्ष है यह सामंत सभ्यता का प्रतीक है। इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए, विशाल सामंत सभ्यता का परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। कौन प्रतीक है सर? अशोक। कौन सर जी? अशोक। क्लियर है? चलिए सर आगे देखिएगा यहाँ पे, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी? लाखों करोड़ों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्ध हुआ था। कौन उखड़ गए और ढह गए? वे सामंत उखड़ गए और उनका समाज क्या हो गया सर? ढह गया। रेखांकित अंश का व्याख्या करना वही है सर जी, बढ़ा चढ़ा के ज्यादा लिख देना है, हो गया। जैसे कि यहाँ पे है इन्होंने, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए, और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। अब इसी को करे जवाब क्या करेंगे गुरुदेव? बस बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे, और कुछ भी नहीं करना है। देखिएगा सर, आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति यह है कि वे उखड़ गए हैं तथा उनके समाज का अंत हो गया है, और इसके साथ साथ उनके विलासिता पूर्ण जीवन की धूमधाम मिट गई। लेखकों कहने का तात्पर्य है कि सम्राटों और सामंतों ने जिस विलासी और चाटुकार संस्कृति को जन्म दिया था, वह मन को लुभाने वाली और व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली संस्कृति धीरे धीरे क्या हो गई सर? समाप्त हो गई। अब उसके बाद चौथा यहाँ पे है आपका पद्यांश आएगा सर। ये जो पद्यांश रहेगा सर, ये आपका 10 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 10 नंबर का रहने वाला है। मैं पद्यांश में ये कहूंगा कि इसको आप अपने खुद से पढ़ लीजिएगा। पद्यांश 3 चीज यहाँ पे आपको खुद से पढ़ना है इस पेपर में। हालांकि मैं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन अभी आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करिए। एक पद्यांश, दूसरा संस्कृत का गद्यांश, और तीसरा संस्कृत का पद्यांश। तो ये 3 आप तो खुद से कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी मैं आपको इसमें आपको इंटरव्यू मिल जाएगा। देखिए, इस धराशायी जगह का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत अहगति, शाश्वत संगम, शाश्वत नमका नीला विकास, शाश्वत राज क्या यह रजत हाथ, शाश्वत लघु लहरों का विकास है। जगजीवन के कर्णधार, चीर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व गान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत दान। अब यहाँ पर ये यहाँ पे आप प्रश्न पूछा गया है, जैसे कि ध्यान से कवि और शिक्षक का नाम बताइए। तो यह जो त्रिपुरानंद पंत द्वारा लिखित नौका विहार से लिया गया है। फिर जल का क्रम कैसा है, नवकालीन नीला विकास कैसा है, उद्गम तथा कर्णधार शब्दों का अर्थ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो ये इन्होंने दिया है, इसको आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी मैं करवा दूंगा, चिंता मत करना है। अथवा में मान लीजिए वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, कहना ठंडी सांस में यह अब भूल वह जलती कहानी, आग हो पुर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माँ मानिनी जय की पताका,
रात क्षणिक पतंग हटती है, अमर दीपक की निशानी है, तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। ठीक है ना। अब यहाँ से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है 5 इसको आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे, सर यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद ये पेपर में देगा कि लेखक का साहित्यिक परिचय और कवि का साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आएगा, और उनका क्या प्रमुख कृतियां हैं। जैसे इन्होंने बोला यहाँ पे देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में मेंशन करना। जैसे प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव अग्रवाल हैं। यहाँ कितने हैं? 3 हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसका? वासुदेव अग्रवाल का देखेंगे साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियां। तो डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में कब हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही बीता। इन्होंने अपनी शिक्षा वही प्राप्त की। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में BSc से BA, लखनऊ विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की, और इसी विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया, और बाद में D.Litt की लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के ये अध्यक्ष एवं आचार्य भी रहे थे। उसी अगर देखा जाए तो इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा उनके साहित्य का इन्होंने गहन अध्ययन किया, और हिंदी साहित्य एवं पुरातत्व के ज्ञाता इस विद्वान ने सन 1967 में इस नश्वर संसार को छोड़ दिया। अब इनकी प्रमुख कृतियां सर कौन कौन सी? ध्यान देना। इनकी प्रमुख कृतियां की बात करें तो जैसे इनकी निबंध संग्रह है और शोध ग्रंथ है, और इनकी तो भाषा शैली और समीक्षा है। जैसे कि निबंध संग्रह भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र, कल, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, वागंध्यारा। समीक्षा कौन कौन सी है? मलिक मोहम्मद, जायसीकृत, पद्मावत, कालिदास, मेघदूत की संजीवनी व्याख्या इत्यादि इनकी समीक्षा है। शोध ग्रंथ कौन कौन से? पालीकालीन भारत है। भाषा शैली डॉक्टर अग्रवाल की भाषा शैली शुद्ध परिस्थिति और खड़ी बोली है। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगला क्या बोला है सर? कवि का। अब कवि का साहित्यिक परिचय देते हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं लिखना है। जैसे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? मैथिली संगीत, जयशंकर प्रसाद और अगेन। लेकिन यहाँ पर हम लोग जयशंकर प्रसाद का देखेंगे। अगर मान लीजिए और किसी का याद करना है तो आप कर सकते हैं याद, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हम लोग देखेंगे। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उनका जन्म काशी की एक संपन्न वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, और उनके पिता के बड़े भाई बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे। जयशंकर प्रसाद जी प्रारंभिक शिक्षा काशी में किंग्स कॉलेज में हुई, किंतु बाद में घर पर इनकी शिक्षा व्यापक प्रबंध किया गया, जहाँ संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी अध्ययन इन्होंने किया था। 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाघर के नाम से ब्रजभाषा में एक समया लिखकर रसमय सिद्धि को भी इन्होंने दिखाया था। और उन्होंने वेद पुराण, इतिहास, साहित्य शास्त्र का गंभीर अध्ययन भी किया। वे नागरिक प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी रहे, और क्षय रोग से 15 नवंबर 1937 ईस्वी को प्रातः काल में 47 वर्ष की अवस्था में इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। अब इनकी सब प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? नोट कर लीजिए। नोट करना है तो कामायनी है जो कि महाकाव्य है, उर्वशी एक चंपू काव्य है, चंद्रगुप्त मौर्य एक नाटक है, सुकुच्छ्वास जो कि एक कविता है, प्रेमराज सज्जन, सज्जन एक क्या है? नाटक है, ध्यान देना। कल्याणी परिणय भी एक क्या है? कांकी है। अजातशत्रु एक नाटक है। कामना भी एक नाटक है। आंसू भी एक क्या है? काव्य है। जन्मेजय नागे एक नाटक है। प्रतिदिन एक कहानी संग्रह है। एक भूत क्या है? एकांकी है। और आकाशदीप कहानी संग्रह। तो ये प्रमुख रचनाएं हैं, और कौन कौन से उनके विभिन्न प्रकार को भी मैंने अच्छे से वर्णन किया है, सो दैट आप लोग ध्यान देंगे, इतना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले सर आगे चलते हैं हम लोग। अगला 6वां टॉपिक देखिए क्या इन्होंने दिया है। इन्होंने दिया है ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी कथा वस्तु का सार लिखिए, अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए।
अधिकतम शब्द सीमा इन्होंने कितना दिया है सर, 80 शब्द दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधा देखेंगे बहादुर कहानी का उद्देश्य, सर क्या देखेंगे, बहादुर कहानी का उद्देश्य। अच्छा बहादुर कहानी है क्या, अमरकांत की कहानी बहादुर का उद्देश्य समाज की विद्रुपता तथा उसके चेहरे चरित्र का सटीकता के साथ उजागर उजागर करना है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष के अमानवीय रूप से दर्शन करना तथा उसे सहानुभूति से विदित करना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेदभाव के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। लेखक मध्यम वर्गीय परिवार का घर से भागकर आए लड़के बहादुर का जमकर शोषण करता है और झूठे दिखावे व शान शौकत के लिए बहादुर को नौकर रखता है। निर्मला का लड़का किशोर उस पर रौब जमाता है और उसे बात बात पर मारता और क्या करता है सर, पीटता है, ठीक है ना। ये क्रियाकलाप मध्यवर्गीय परिवारों की शोषक मानसी को अभिव्यक्त करते हैं तथा बहादुर की टूटती हुई मनोस्थिति को मानवीय तरीकों से महसूस कराते हैं। वर्ग संघर्ष की परिपाटी के कारण एक छोटे बच्चे के मनोविज्ञान को प्रभावित करती है और मध्यम वर्गीय परिवार सत्कर्मों के आवरण के पीछे दुष्कर्मों और शोषण का निकृष्ट श्रृंखला को छिपाए रखते हैं। यही प्रकट करना इस कथा का क्या है, मेन उद्देश्य है। तो ये हो गया। अगला देखना, जो अगला 7वां टॉपिक आता है ये आपका स्वपठित खंड काव्य आएगा और ये स्वपठित खंड काव्य आपके जिले के अनुसार रहेगा। जैसे हर एक जिले का अलग अलग है। अगर हम बात करें कितने नंबर का आता है सर, ये 5 अंकों का पेपर में सर छपता है। 5 नंबर का सर ये आप पेपर में छपता है। जैसे मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु का सार लिखिए अथवा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक का चित्रण कीजिए। सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का इन्होंने चित्रण करने के लिए बोला है अथवा सत्य की जीत खंड काव्य का इन्होंने कथा वस्तु लिखी। मान लीजिए ये नहीं आ रहा तो रश्मि रथी, फिर आलोक वृत्त, फिर श्रवण कुमार, फिर त्याग पथी, ये सब है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आप अपने जिले के अनुसार कर लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। इन्हें यहाँ पर मैंने रश्मि रथी का मैंने बताया है और आपको करना है तो आप अपने जिले के अनुसार पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। इसको अगर स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे खंड ख है। अब खंड ख में देखेंगे तो मैंने पहले बोला था संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश करेगा, इसको सर आप अपने से ही करिएगा, ठीक है ना। और मैं माफी चाहता हूँ, देखिए डिजिटल बोर्ड सही दिख रहा है ना, बहुत है इतना सर, हमें सही से मत देखो क्योंकि मैं यार घर की स्टूडियो से बना रहा हूँ। कभी घर का टूर करवाऊंगा कि घर में हमने किस प्रकार से अपने स्टूडियो को बैठा कर रखा है कि नहीं, कभी आपको दिखाएंगे बहुत अच्छे से यहाँ पर हम लोगों ने सेटअप किया है ना। चले सर, अच्छा एक चीज है, एक आपका मिथ है, एक जितने भी टीचर्स होते हैं उनका एक मिथ होता है कि सर हमें हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। भैया नहीं, कंप्यूटर जरूरत पड़ेगी। आप कोई भी 40 से 50 हजार का लैपटॉप ले लीजिए, उतने में आपका काम हो जाएगा। हमारा जो लैपटॉप है ये एचपी का विक्टस लैपटॉप है भाई साहब, ये पता है शायद 70 हजार का था विथ वारंटी, जिसमें 8 GB रैम है और जो SSD है 556 है कि 528 पता नहीं कितना है सर, ऐसी है 528 या 556 लगा हुआ है SSD, और साथ ही साथ इसमें 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड है। और भाई साहब लाइव खतरनाक चलता था, पूरे यूपी बोर्ड में सबसे ज्यादा लाइव क्लास पीटते थे। डेली डेली 5-5 6-6 घंटे 7-7 घंटे लगातार इसी लैपटॉप से मैं चलाया हूँ। भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्त क्वालिटी का है। कुछ खराब भी होता है तुरंत इंजीनियर आप आकर आपके स्टूडियो में बना देते, तो क्या दिक्कत है भाई साहब, परेशान मत होइए, कंप्यूटर चक्कर मत पड़ो, ये लैपटॉप ले लो, सबसे बेस्ट है। मेरा सजेशन यही है, जितने भी टीचर्स हैं बच्चे, ये गद्यांश है इसको खुद से करना सर। याज्ञवल्क्य उचाव से लेकर कहाँ तक है, प्रियम भवदी तक है इसका संदर्भ और ये अनुवाद है, इसको आप खुद से कर लेंगे ना। और ये आपका पद्यांश है तो इसको खुद से कर लेंगे, इसको भी स्किप कर देते हैं। उसके बाद 9वां जो है आपका लोकोक्तियां और मुहावरे। लोकोक्तियां और सर मुहावरे जो है यहाँ पे ये पेपर में छपता है। जैसे हाथ पीले करना, 9 तो 11 होना, हाथ कंगन को आरसी का, अपना उल्लू सीधा करना। चलिए सर एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है हाथ पीले करना, हाथ पीले करना अर्थात शादी करना। वाक्य प्रयोग, ऋचा की मां ने उसके हाथ पीले कर दिए। अगला है 9 2 11 हो जाना अर्थात डर कर भाग जाना। वाक्य प्रयोग, पुलिस को देखते ही बदमाश 9 2 11 हो गया। उसके बाद है यहाँ पे ग वाला,
हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या अर्थात बिल्कुल पढ़ा लिखा न होना। वाक्य प्रयोग कबीरदास की कविताओं में हाथ कंगन के आरसी समान थे, ठीक ना। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना। वाक्य प्रयोग सुदामा ने गुरु माँ के दिए गए कृष्ण को न देखकर खुद चबाकर अपना उल्लू सीधा कर लिया था। यहाँ तक क्लियर है। चलिए सर, अगला यहाँ पे है क्या, यहाँ पे निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। आप कहेंगे गुरुदेव अपठित वाला गद्यांश पद्यांश, तो उसको हम अगले वीडियो में समझा देंगे, दिमाग में घुस जाएगा, उसकी चिंता ही मत करो, चिंता ही मत करो। अविराम अभिराम, अविराम मतलब बिना रोके, अभिराम मतलब सुंदर। अन्न और अन्य, अन्न मतलब क्या होता है, अनाज होता है, अन्य मतलब कोई दूसरा होता है। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। जैसे कि यहाँ पे बोला है काल, जड़ और चपला, तो मैंने काल का लिखा है समय और मृत्यु, जड़ का मूल और मूर्ख, चपला का लक्ष्मी और विद्युत। अलग अलग लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इन्होंने बोला है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही शब्द का चयन कीजिए, सही अर्थ का चयन करना है। जो वंदना करने योग्य है वंदनीय, जो जीता न जा सके उसे क्या बोलते हैं सर, अजेय बोलते हैं। उसके बाद दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, शुद्ध अशुद्ध आया हुआ है। मैं सकुशल पूर्वक हूँ, मैं कुशल पूर्वक हूँ। मैंने पानी पी लिया, वह लड़के कहाँ जा रहे हैं कृपया। भाई साहब, गांव में जानते ही लाइट की क्या प्रॉब्लम होती, लाइट ही चली गई थी। अभी दोबारा से फिर सेटअप किया, इन्वर्टर लोड ही नहीं लेता है इसका, इतने मतलब हैवी लगे हुए सारा चीज की, भाई सब बंद हो गया है ऑटोमेटिक, ठीक ना। कोई बात नहीं, अब चालू हो गया है। हम लोग यहाँ पे थे, इसीलिए यार गाँव ना मुझे सच बताया मतलब कि अच्छा लगता है, लेकिन आप अन्य सुविधाओं के लिए कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। वो चाहे आप ऑनलाइन स्टूडियो की बात करें, चाहे किसी चीज की, मान लीजिए 4 घंटे लाइट ही नहीं आई तो फिर तो सब रोल खेल जाएगा ना आपका इन्वर्टर, कितना घंटे भाई लोड लेगा, ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटे। हालांकि यार जब तक हमारा सही नहीं होता तब तक यहाँ पे काम चलाना पड़ेगा, रात को 2-3 बजे उठ उठ के बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलिए सर, तो ये हो रहा, ये था सर इसका हमारा इसको शुद्ध में लिखना है, ठीक है ना। पहला तो देख चुके थे यहाँ पे आपका, मैंने पानी पी लिया, वे लड़के कहाँ जा रहे हैं, अवकाश देने की कृपा करना। उसके बाद आपका 12 नंबर का क है, यहाँ पे बोला है वीर रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का है। वीर रस का लक्षण यानी वीर रस की परिभाषा क्या होती है, जब युद्ध या किसी दुष्कर कार्य को करने के लिए मन में उत्साह नामक अस्थायी भाव परिपक्व अवस्था में प्रकट होता है, तो वहां वीर रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। वीर रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए मंगल सगुन होई सब काहू, फरकहि सुखद विलोचन बाहू, भरतहि साहस समाज उछाहू, मिलहि राम मिटहि दुख दाहू, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर वो बोला है श्लोक, क्या बोले सर, श्लोक। अगर श्लोक की बात करें, सॉरी श्लोक नहीं, श्लेष, श्लेष अलंकार और रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का है। यहाँ पे मैंने श्लेष अलंकार का लिया है, जहां काव्य में कोई शब्द एक बार प्रयोग हो और उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे तुम कौन धा पाठ पढ़े, हाँ कहा मन लेहु पै देहु छंकाट नहीं। उसके बाद इन्होंने बोला है क्या, ग का चौपाई छंद अथवा दो सोठा छंद का आप लोग लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे मैंने चौपाई छंद को लिया है। यह एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रथम और द्वितीय चरणों के तुक समान होते हैं और चरण के अंत में जगड़ और क्या होता है, तगड़ होता है। तगड़ नहीं होते, जगड़ या तगड़ नहीं होते, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है एक उदाहरण, इसका आप लोग खुद से याद कर लीजिएगा, चौपाई का अपने से उदाहरण एक तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बोला है क्या सर जी, पत्र लेखन, 6 नंबर का भाई साहब, 6 नंबर का पत्र लेखन आता है, देख सकते हैं यहाँ पे 6 नंबर का। विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखे अथवा अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। उत्तर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले सेवा में क्या लिखेंगे सर, सेवा में। सेवा में क्या लिखेंगे, GGIC प्रबंधक प्रयागराज उत्तर प्रदेश, विषय विद्यालय में नियुक्ति हेतु पत्र। फिर महोदय सेवा में सविनय निवेदन है कि मैं फलाना ये पढ़ाई करने के बाद मैं अपना एक टीचिंग एक्सपीरियंस भी 5 साल स्कूल में पढ़ाया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे आप अपने स्कूल में पढ़ाने का मौका दीजिए। ये सब जो मन में आए भर दीजिएगा, लास्ट में लिख दीजिएगा आपसे
अनुग्रह करता हूँ कि आप इस प्रार्थना पत्र पर विचार करने की महान कृपा करें। धन्यवाद। फिर दिन और भवदी बस ना, मतलब कि अपना जो रहेगा नगर और एड्रेस डाल दें, काम खत्म हुआ। ये एक फॉर्मेट है भरने का। उसके बाद पेपर में आपके आएगा 9 नंबर का क्या, निबंध लेखन। क्या आएगा सर, निबंध लेखन। देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा से निबंध लिखिए। 9 नंबर का सर आएगा साहित्य और समाज का अंतः संबंध, महंगाई की समस्या का कारण और निवारण, कृषक जीवन की त्रासदी और जलवायु परिवर्तन पर मौसम का प्रभाव। यह आपका सर निबंध आएगा। और भारतीय लोकतंत्र का भविष्य, ये आपका निबंध आएगा। और ये निबंध आप देखेंगे तो 9 नंबर का पेपर रहता है, आपको खुद से करने के लिए रहता है। ऐसा नहीं कि आप किसी से पूछेंगे, देखेंगे, अपनी भाषा में लिखिए, ये डायरेक्ट बोलेगा। सबसे पहले अगर आप कोई चीज लिख रहे हैं, कोई निबंध लिख रहे हैं, तो आपको क्या लिखना है, प्रस्तावना लिखना है। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ महंगाई कारण और निवारण, तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना देंगे। प्रस्तावना में महंगाई के बारे में बताएंगे। महंगाई जो आम भाषा में बढ़ती हुई लागतें कही जाती है, एक आर्थिक समस्या है जो अक्सर समाज में चरम पर पहुंच जाती है। इस समस्या के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें विभिन्न अर्थशास्त्री, सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य होते हैं। ठीक है ना। अब फिर महंगाई के क्या क्या कारण है, जैसे आपका मुद्रास्फीति है। क्या है, मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति का असमान और अनियमित होना महंगाई का प्रमुख कारण हो सकता है। जब किसी देश की मुद्रा का मूल्य कम होती है तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी होती है। आपूर्ति और मांग का असंतुलन, आपूर्ति और मांग के असंतुलन में से भी महंगाई बढ़ सकती है। अगर किसी विशिष्ट वस्तु या सेवा का मांग बढ़ती है तो उसकी आपूर्ति कम होती है, तो उसका मूल्य क्या होता है सर जी, बढ़ता है। ऊर्जा के मूल्यों में वृद्धि, इसमें क्या लिखेंगे, ऊर्जा स्रोतों के मूल्य में वृद्धि भी महंगाई का कारण बन सकता है, क्योंकि यह विभिन्न उद्योगों और व्यक्तियों के सीधे और पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। महंगाई के निवारण क्या क्या है, जैसे मुद्रा पर आप लोग नियंत्रण करें। सरकारें मुद्रा को नियंत्रित करके महंगाई को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीतियों को स्थापित कर सकती हैं। ऊर्जा की ऊर्जा पर्याप्तता, स्वतंत्र स्वतंत्र ऊर्जा स्रोतों का विकास और प्रचार प्रसार महंगाई को कम करने में मदद करती हैं। आपूर्ति और मांग का संतुलन बनाए रखे। सरकारें आपूर्ति और मांग के संतुलन को बनाए रखने के लिए उपयुक्त नीति अपना सकती हैं। और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे सर जी, उपसंहार। उपसंहार लिखना क्या होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। महंगाई के समाधान में सफलता प्राप्त करने के लिए समझदारी से तैयार की गई नीतियों की आवश्यकता होती है, जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को समझकर उचित दिशा में कदम बढ़ाती है। ये रहा भैया आपका हिंदी का पेपर, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए एकदम वायरल वाला हिंदी का पेपर है। इस पेपर को तैयार करके जाइएगा। एक बात ध्यान देना, अभी जो भी आपको क्लासेस आज से मिल रही है, ये वर्क फ्रॉम होम से है, मतलब कि घर के स्टूडियो से मिल रहा है। तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा सर जी। हाँ, चाहे वो लाइटिंग में हो या फिर किसी चीज में, हालांकि आपके यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे रहा है, बस यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। देन हल धीरे धीरे यहाँ पे सेट किया जा रहा है, सेटअप हो जाएगा। सेटअप लाइटिंग की थोड़ी इश्यूज आ रही है, उसको भी कर लेंगे। लेकिन सर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी का, 100 में 100 नंबर बिल्कुल पक्का फुल सोल्यूशन के साथ था। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे भिजवा देंगे। और हाँ सर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।